इजराइल पर हिजबुल्लाह का जबरदस्त पलटवार देखने को मिल रहा है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से हमले इजराइल पर हो रहे हैं। अब हमास से इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत नहीं रह गई है, बल्कि बड़ी मुसीबत धीरे धीरे हिजबुल्लाह बनता चला जा रहा है। किस तरह के हमले हुए हैं इजराइल पर, कहां कहां हमले हुए हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। मयंक, जरा सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह का अब तक इजराइल पर कहा जा रहा है, कहां कहां पर हमले हुए हैं और किस तरह की परेशानियों से इस वक्त इजराइल जूझ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हम माने तो ये पिछले कुछ महीने का सबसे बड़ा अटैक था जो कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पे किया है। देखिए, अभी हमने देखा था कि 2 दिन पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 हथियारों के डिपो को निशाना बनाया था और वहाँ पे बड़ी तबाही की थी। उसके बाद हिजबुल्लाह ने ये जबरदस्त पलटवार किया है और जो उत्तरी इजराइल का इलाका है, यहाँ पे बीती रात जो है 50 से ज्यादा रॉकेट्स जो है वो एक साथ दागे गए। अच्छा, इसलिए कहा जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा बिल्कुल। हमला। और मैं आपको बताऊं कि ये जो है गोलन हाइट्स का इलाका है, जो कि स्नोबर बेस कहलाया जाता है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो है जो इजराइल की सेना है, इसका ट्रेनिंग कैंप भी यहाँ पे है। बड़ी संख्या में यहाँ पे इजरायली सेना जो है वो हमेशा रहती है। अच्छा। और ये पूरे इलाके को आयरन डोम सिस्टम से प्रोटेक्ट भी किया जाता है। हाँ, ये सुना कि वहां पर हमेशा आयरन डोम इस पूरे इलाके को प्रोटेक्ट करता है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद जो है 50 से 60 रॉकेट बिल्कुल कुछ ही मिनटों के अंदर इस पूरे इलाके पे दाग दिए गए और जिसका बड़ा नुकसान जो है वो इजराइल पे देखने को मिला है। इजराइल के सेना के 2 बेस जो है उसमें तबाही हुई है। अच्छा। इसके साथ ही जो बहुत सारा रेसिडेंशियल एरिया है, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उस पे भी रॉकेट्स गिरे हैं। ये एक नई चीज जो है पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है कि जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, वो थोड़ा सा फेल हो रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे स्थानीय लोग भी मारे गए, ऐसा कहा जा रहा है। और बिल्कुल आग बहुत ज्यादा। हाँ, ये विजुअल्स जो है इस तरह के काफी सारे विजुअल इजराइल में जो है वो सोशल मीडिया पे भी शेयर हो रहे हैं और जो सामने भी आए मीडिया में, जिसमें कई रेसिडेंशियल इलाकों में आग लगी हुई दिखाई दी। तो बताया जा रहा है कि जो रॉकेट्स थे, ये रॉकेट्स गिरने की वजह से जो है ये आग लगी है। और इसके अलावा जो है ये जो इलाका है गोलन हाइट्स का, जो कि इजराइल के कब्जे में है, इस इलाके में बेसिकली ये इसको निशाना टारगेट किया गया था। और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे इजराइल का जो एम्यूनिशन है, हथियार, गोला बारूद जो है, वो भी इन इलाकों में कई जगहों पे था, उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। अब देखिए, इसमें जो है इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये हमले हुए और रात भर कई इलाकों में सायरन बजते रहे, लोगों को जो है वो शेल्टर होम्स में तुरंत जाना पड़ा, बंकर्स में जाना पड़ा। उसके बाद नेतन्याहू जो है गवर्नमेंट, इसके ऊपर भी इसकी भी तीखी आलोचना हो रही है। और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने याया लैपिड है नाम उनका, उन्होंने जो है खुद ये सवाल उठाए, सोशल मीडिया पे ये तक कह दिया कि भाई उत्तरी इजराइल जो है वो सरकार के हाथ से जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें तो इजराइल की सरकार जो है वो खुद अपने ही लोगों की आलोचना का भी शिकार हो रही है, क्योंकि उत्तरी इजराइल में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खौफ में हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो मतलब हमेशा ये लगा रहता है कि कभी भी बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। अब रॉकेट्स जो है वो भी इजराइल में गिरने लगे हैं, रेसिडेंशियल इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल, हमास ज्यादा खतरा इजराइल के लिए नहीं है, बल्कि ज्यादा खतरा अब हिजबुल्लाह से है, क्योंकि उसके रॉकेटों से है, वो लगातार बरस रहे हैं इस वक्त इजराइल। देखिए, आप देखें तो पिछले 7-8 महीने में ऐसा बताया जाता है कि हिजबुल्लाह के करीब 400 लड़ाके जो हैं वो इजराइल ने मारे हैं। तो उसके बदले जो है अब हिजबुल्लाह और अभी जो उनके कमांडर थे, उनकी हत्या, फौज शुक्र, उनकी हत्या के बाद जो है अब बहुत ही आक्रामक हो गया हिजबुल्लाह। और नसरल्लाह जो है उनके लीडर जो है, उन्होंने बिल्कुल एकदम ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। और ईरान, देखिए आप, ईरान बल्कि पीछे है युद्ध में। अभी तक ईरान से जैसा उम्मीद की जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा था कि भाई ईरान फौरन युद्ध शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बताया जा रहा है कि एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो, जैसा हम पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह जो है, हाँ, इसमें और उसमें भी जैसे हुती है, हिजबुल्लाह है, तो उसमें भी अब कमान जो है फिलहाल हिजबुल्लाह ने संभाल रखी है। और रॉकेट से, मिसाइल से लगातार हमले हो ही रहे हैं। इसके अलावा फिदाइन अटैक भी। तो कुल मिला के पिछले 24 घंटे में इजराइल के ऊपर जो है ये हिजबुल्लाह का बड़ा हमला था। और खबर ऐसी भी आ रही है मयंक कि चूंकि अगर ईरान की बात की जाए, ईरान शांत है, अपने प्रॉक्सीज को आगे कर रहा है, लेकिन ईरान के सामने भी एक लक्ष्य है, एक परमाणु संपन्न देश बनने का कह रहे हैं। उसी को लेकर उसने अपना एक टारगेट सेट किया है और उससे पहले ईरान नहीं चाहता कि किसी तरह का हमला हो या किसी तरह का युद्ध हो। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। अमेरिका के सांसद हैं माइक टर्नर, इन्होंने जो है वो एक बात कही है। इन्होंने ये कहा कि ईरान जो है वो इसी साल
2024 में ही दिसंबर तक जो है वो खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई एक बहुत बड़ी घटना रहेगी, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री जब अपने आप को परमाणु न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित करता है तो इसका पूरे इलाके पे बहुत बड़ा असर होगा। और ये इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके की जो राजनीति है, कूटनीति जो है वो पूरी बदल जाएगी अगर ईरान ये करने में सक्षम होता है। अब देखिए 2015 में ईरान ने जो है, ईरान की अमेरिका के साथ एक प्रकार का समझौता हुआ था। उसमें ये था कि ईरान ने जो है वो अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने का फैसला किया था और बदले में जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे वो कम कर दिए गए थे। लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और 2018 में बताया जाता है कि ईरान ने फिर से जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा था, उसके लिए बाइडेन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि बिल्कुल उसकी वजह अंदर से ही अमेरिका की उसकी जो आप कह रहे हैं पॉइंट, उसकी वजह ये है कि 2021 में ऐसा बताया जाता है कि जो बाइडेन गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि ईरान के साथ फिर एक बार जो है किसी तरह की डील पे पहुंचा जा सके और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये डील नहीं हो पाई, इसकी वजह से जो है ईरान का गुपचुप तरीके से ही सही बट ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो लगातार कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए अगर ईरान अपने आप को परमाणु केपेबल स्टेट अगर घोषित कर देता है, उसके बाद देखिए ये पूरा इलाका जो है, इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ईरान अपने आप को परमाणु संपन्न घोषित कर दे, दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वहाँ पे जो है वो रेड सी में और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के वॉरशिप्स खड़े हुए हैं जिसमें मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं। ऊपर रूस जो है वो ऑलरेडी यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, उसकी निगाह पूरी ईरान पे है, वो ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए ये जो पूरा इलाका है मिडिल ईस्ट का जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ बात गाजा सीज फायर तक सीमित नहीं रहेगी। ये मामला जो है वो एकदम अगर न्यूक्लियर स्टेट घोषित करता है ईरान तो ये कभी भी जो है किसी बड़ी घटना का रूप ले सकता है। तो इसलिए जो है ईरान अभी और वो आंख दिखाने में सक्षम होगा बड़े बड़े देशों को। बिल्कुल, और ईरान नहीं चाहता कि इस समय, मतलब ऐसा बताया, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है ऐसा कि जैसे माइक टर्नर भी कह रहे हैं कि ईरान अभी नहीं चाहेगा कि किसी तरह का युद्ध हो, और युद्ध अगर होता है तो उसके बाद फिर उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको ये गड़बड़ हो जाएगा। ये जो प्लानिंग ईरान की अगर है ऐसी और चल रही है, खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित करना चाहता है, अगर मान लीजिए वाकई ऐसा है, इसके बारे में कुछ दावा तो नहीं है लेकिन अगर ऐसा है तो हो सकता है कि उसका ये प्रोग्राम डिरेल हो जाए। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, कुछ अमेरिकी सांसद माइक टर्नर ये कह रहे हैं हाँ कि ये स्ट्रेटेजी के तहत ईरान चाहता है कि पहले परमाणु कैपेबिलिटी हासिल की जाए, खुद को घोषित किया जाए, उसके बाद फिर इस मामले को थोड़ा सा अच्छा, अब ये भी है कि चूंकि अब देखिए किस तरह से हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल में हमला कर रहा है, दूसरी तरफ खबर ये भी आई है कि गजा में जो इजराइल के जो बंधक थे उनमें से कुछ बंधक मार दिए गए हैं और इजराइल की जो सरकार है उसने इस बात की पुष्टि की है। अब आप ये समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से, यानी हमास और हिजबुल्ला, दोनों तरफ से वार चल रहा है और यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से इजराइल और जो उनके सहयोग करने वाले देश है उनको तोड़ा जा सके। मयंक, एक तरह से प्रेशर टेक्निक है। कहते हैं कि अभी भी 70 ऐसे इजरायली बंधक है जो गजा के किसी जगह पर इस वक्त बंधक बनाए हुए हैं और उनको मारा भी जा रहा है, यानी प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ पर भी। देखिए आपने ठीक ही क्या, शायद यही वजह थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री जो एंटनी ब्लिंकन हैं, उन्होंने अभी 3 दिन पहले ये बयान दिया था कि ये आखिरी मौका है कि जो बंधक इजराइल के हैं उनको अगर वापस आपको लाना है तो ये आखिरी मौका है कि आपको सीज फायर की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा और एक शांति होनी चाहिए। तो शायद एंटनी ब्लिंकन यही कहना चाह रहे थे कि ये मतलब अगर अब सीज फायर नहीं होगा तो ये बंधक जो है ये सब खतरे में होंगे। तो देखिए कुल मिला के अब जो सिचुएशन है वो ऐसी बनी हुई है कि एक तरफ इजराइल जो है वो गाजा को लगातार निशाने बना रहा है। हम हर दूसरे दिन देखते हैं कि वहाँ पे कोई बड़ा अटैक हो रहा है ना, लोग मारे जा रहे हैं। तो इजराइल अपनी तरफ से तो जो एग्रेशन बरत रहा है वो तो जारी ही है। अब दूसरी तरफ जो ये सीज फायर अब है कि इजिप्ट में जो काहिरा में मीटिंग होनी है उससे क्या निकल के आता है, वो कितना हमास उससे संभव मतलब समझौता करने को राजी होगा, एग्री करेगा, कितना नेतन्याहू तैयार होंगे, कितना हिजबुल्ला और ईरान जो है इसको लेके क्या मैसेज कर रहा है। एक खबर और आ रही है कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री आए थे उन्होंने कहा कि एक पॉइंट पर इजराइल मान गया, हालांकि वो बिंदु क्या है उस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश है की जा रही है कि हमास को मना लिया जाए। तो लग रहा है कुछ पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, क्योंकि इन सब हमलों के बीच में इजरायली बंधक मारे जा रहे हैं, हमास हिजबुल्ला की तरफ से लगातार अटैक कर रहे हैं, इन सब
देखिए के आप बीच में आप कुछ जो शांति बात वार्ता आप कुछ जो दिखाई दे हाँ रही है ये क्या? जो आप बात कह रही हैं, देखिए बात कहाँ आके फंस जा रही है कि नेतन्याहू का कहना है कि भाई सीज फायर की जिम्मेदारी हमास के ऊपर है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे पे सिनवर तय करें, जो हमास के लीडर हैं या सिनवर, वो तय करें कि सीज फायर वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। दूसरा जो हमास का कहना है ऐसा है कि ये जो है नेतन्याहू इसमें अपनी नई शर्तें रख देते हैं हर बार, इसलिए समझौता नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए कुल मिला के ये जो दोनों पक्ष हैं इनके बीच में अगर किसी समझौते पे पहुंचना है तो एक बात तो ये तय है कि दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। हाँ, हर रात की सुबह, यानी कि हर रात मिसाइल से हमले होते हैं, लेकिन सुबह होते होते माहौल गर्मा जाता है। जो पीस की बात हो रही है, मध्यस्थता की बात हो रही है, वो कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोशिश जो है वो कितना रंग लेकर आती है, और क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, या इसी तरह से प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा और जो लोग हैं वो यहाँ के मारे जाते रहेंगे। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।